welcome you all. I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 4 of English, and the name of the chapter is Papa and Mom. तो जल्दी से इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इस स्टोरी में. This was in 1877 and orthopedic surgery was not what it is today. कि 1877 की बात है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी जो होती है वो ऐसी नहीं थी जैसी आज है, राइट? So they simply amputated the arm and at the elbow, and for rest of his life my father had to manage with one arm. इसीलिए उनकी जो एक आर्म थी वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी थी, उनकी एल्बो जो है वो ऑफ नो यूज़ रह गई थी, तो इसीलिए मेरे पापा को सर्वाइव करना पड़ा with one arm, right? Fortunately, it was the left arm that he had lost, and gradually over the years, he taught himself to do more or less anything he wanted with just 4 fingers and thumb of his right hand. अब अच्छी बात ये थी कि मेरे पापा का लेफ्ट हैंड जो है वो खराब हुआ था, और जैसे जैसे टाइम बीतता गया मेरे पापा ने लर्न किया कि कैसे वो एक ही आर्म की 4 फिंगर्स और 1 थंब को यूज करके अलग अलग काम जो है उनको कर सकते हैं, राइट? He could tie a shoelace as quickly as you and me, and for cutting up the food on his plate, he sharpened the bottom edge of a fork so that it served as both knife and fork all in one. और वो शूलेस जो है बांध सकते थे उतनी ही जल्दी जितनी जल्दी हम अपने दोनों हैंड्स का यूज़ करके बांध सकते हैं. उन्होंने अपनी प्लेट में खाना सर्व करने के लिए एक फोक जो था उसको बॉटम एज से बहुत शार्प किया हुआ था, ताकि वो सीधा नाइफ डाले उसमें और फोक से सारा खाना जो है वो अंदर आ जाए उनकी प्लेट में. He kept his igneous instrument in a slim leather case and carried it in his pocket wherever he went. तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट एक लेदर केस में रखते थे और अपनी पॉकेट में रखते थे, और जहाँ भी जाते थे इन चीज़ों को साथ लेकर जाते थे. The loss of one arm, he used to say, caused him only one serious inconvenience. अब उनका ये कहना था कि उन्होंने जो एक आर्म अपनी खोई है, एक हाथ जो उन्होंने अपना खोया है, उसका उन्हें सिर्फ एक ही दुख है, right? What is that? He found it impossible to cut the top of a boiled egg. उन्हें ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता था कि वो एक बॉइल्ड एग जो था उसका टॉप को कट नहीं कर सकते थे. My father was a year or so older than his brother Osborne. कि मेरे पापा जो है वो सिर्फ एक ही साल बड़े थे अपने छोटे भाई जिसका नाम था ऑस्कर उनसे. Soon after they left school, they decided that a small town like Spursburg was no place to make a fortune. जैसे ही उन्होंने स्कूल छोड़ा उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसा छोटा टाउन का नाम था सर्ट्सबर्ग, जहाँ पर कोई भी अपनी किस्मत जो है वो नहीं चमका सकता. लाइक देयर इज नथिंग टू डू विद देयर फ्यूचर. सो दे रैन अवे फ्रॉम द होम एंड मैनेज टू रीच फ्रांस एंड कार्गो शिप. अब वो लोग घर से भाग गए और उन्होंने प्लान किया फ्रांस जाने का, अरेंजमेंट करे. एक कार्गो शिप के साथ उन्होंने फ्रांस तक का सफर तय किया. In Paris, they agreed to separate because each of them wished to be independent of the other. पेरिस में जाकर उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे ताकि वो लोग अपने अपने खर्चे जो हैं वो अपनी कमाई पर निकाल सके. My father met another young Norwegian called Anderson, and the two of them decided to form a partnership and become shipbrokers. अब वहाँ पर वो मेरे फादर जो है वो एक यंग नॉर्वेगन कॉल्ड एंडरनेसन से मिले और उन दोनों ने डिसाइड किया कि वो पार्टनरशिप में एक शिप ब्रोकर्स जो है वो बन जाएंगे. आफ्टर दैट a shipbroker is a person who supplies a ship while everything it needs when it's come into port, fuel and food, ropes and paint, soap and towels, hammers and nails and thousands of other pretty items. तो एक शिप ब्रोकर होता है जो सारी चीजें सप्लाई करता है विद द शिप, एवरीथिंग इट नीड्स, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो या फिर बड़ी से बड़ी चीज हो. But the most important item he supplied was the fuel on which the ship's engine runs. पर सबसे ज्यादा जो वो लोग सप्लाई करते थे वो होता था फ्यूल जिस पर शिप जो है वो चलती है.
In those days, fuel meant one thing. It meant coal, and to the shipbrokers, coal was black gold. अब उस टाइम पे फ्यूल जो है वो एक ही चीज मानी जाती थी, दैट इज द कोल, की शिप का इंजन जो है वो कोल के बेसिस पर चलता था, और उस टाइम पे शिप ब्रोकर्स के लिए कोल जो है वो बिल्कुल ब्लैक गोल्ड का काम करता था. So, my father and his new friend found Anderson set up their business in the greatest coaling port in the world at the time, which was Cardiff in South Wales. अब मेरे पापा और उनका जो न्यू फ्रेंड था एडनेसन, उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो खड़ा किया ग्रेटेस्ट कोलिंग पोर्ट इन द वर्ल्ड, कि उनका जो फ्यूल एक्सपोर्ट का बिजनेस था वो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था, वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पीक पर था उस टाइम पे. In Cardiff, the shipbroking firm of Anderson and Dahl was started in a single room rented as an ऑफिस. तो इनका जो बिजनेस था वो स्टार्ट हुआ था एक सिंगल रूम से जो उन्होंने रेंट पर लिया था अपने ऑफिस के नाम पर. फ्रॉम देन ऑन वी हैव व्हाट साउंड्स लाइक वन ऑफ दीज इंस्पिरेटेड फेरी स्टोरीज ऑफ सक्सेस. और इसी चीज को देखते देखते आज हम उनके सक्सेस की स्टोरीज को सुनते हैं. But in fact, it was the result of tremendous hard and brainy work by the two friends. Within a few years, my father was able to buy a fine house in the village of Llandaff, just outside Cardiff. This is where I was born in 1916 after 4 children. अब इसी के बाद इस ट्रमेंडस हार्ड और बहुत ज़्यादा दिमाग जिस चीज़ में दोनों फ्रेंड्स ने लगाया था, उसी चीज़ को आज दोनों फ्रेंड्स जो है वो बहुत अच्छे से देखते हैं. अब मेरे पापा जो है वो कैपेबल है कि वो एक अच्छा सा घर ले सकते हैं विलेज ऑफ लैंडअप, एंड जस्ट आउटसाइड कार्डिफ, एंड दिस इज वेयर आई वाज बोर्न इन 1916. और यही वो जगह है जहाँ पर मैं पैदा हुआ था 1916 में आफ्टर द 4 children. In 1920, my sister Esther died from appendix. अब 1920 में मेरी एक सिस्टर जिसका नाम था Esther, she died because of appendix. Esther was my father's favorite. He adored her beyond measure, and her sudden death left him literally speechless for days afterwards. अब मेरे पापा जो है वो अस्टर जो है वो मेरे पापा की फेवरेट हुआ करती थी, और वो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा अडोर करती थी, उन्हें एडमायर करती थी. और उसकी सडन डेथ ने मेरे पापा को बहुत ज़्यादा स्पीचलेस कर दिया था, निशब्द कर दिया था कुछ टाइम के लिए. ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड विद ग्रीफ दैट व्हेन ही हिमसेल्फ वेंट डाउन with pneumonia a month or afterwards, he did not much care whether he lived or died. और इसी दुख के कारण वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे, और इतने ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गए थे कि जब उन्हें खुद को निमोनिया हुआ था 1 महीने के लिए या फिर कुछ उसके बाद, तो वो खुद की केयर भी ढंग से नहीं कर पा रहे थे. उन्हें इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं थी कि वो जिएंगे या फिर. इन दोज डेज देयर वर नो पेनिसिलिन और एनी अदर मैजिकल एंटीबायोटिक्स क्योर्स, एंड निमोनिया वाज अ वेरी डेंजरस इलनेस इंडीड. अब उन दिनों में देयर वाज नो पेनिसिलिन, वहाँ पर कोई भी ऐसा पेनिसिलिन जैसा वो दवाई नहीं थी, ना ही कोई मैजिकल एंटीबायोटिक्स थे जो कि निमोनिया को जल्दी से ठीक कर दे. The patient had to fight to survive. My father refused to fight. कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा सर्वाइव करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ता था ताकि वो उस बीमारी से जूझ सके. पर मेरे पापा ने लड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था. He was thinking, I am quite sure of his beloved daughter, and he was waiting to join her in heaven. So he died at the age of 57. अब मेरे पापा ने लड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था, और वो सोच रहे थे कि वो भी अगर मर जाएंगे तो वो हेवन में जाकर अपनी बेटी से मिल सकते हैं. और इसी कारण चलते मेरे पापा की डेथ भी 57 एज में हो गई थी. After that, my mother has now lost a daughter and husband all in the space of few weeks. अब मेरी मम्मा जो है वो और भी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी तो खो ही दी थी, साथ ही साथ उन्होंने अपने हस्बैंड को भी कुछ ही हफ्तों के अंदर खो दिया था. Heaven knows what it must have felt like to be hit with a double catastrophe like that. कोई सोच भी नहीं सकता कि हेवन जो है वो कैसी लगेगी जब ये डबल कैटास्ट्रोफ वहाँ पर हुआ था तब. Here she was young Norwegian in a foreign land, suddenly having a face all alone
the very gravest problems and responsibilities. अब यहाँ पर वो एक यंग नॉर्वेगियन थी जो कि फॉरेन लैंड में अकेली रह रही थी। एक टाइम पे उसके पास सब कुछ था, पर आज अगर देखा जाए तो मेरी मम्मा के पास प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। She had 5 children to look after. A less courageous woman would have almost certainly sold the house, packed her bags, and headed straight back to Norway with her children. अब उनके 5 बच्चे थे। अब एक अगर कोई ऐसी लेडी होती जिसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, तो उसने अपना घर बार सब बेच के अपने बैग्स वगैरह पैक करके वो सीधा अपने नॉर्वे चली जाती अपने बच्चों के साथ। Over there in her own country, she had her mother and father willing and waiting to help her. वो उसी कंट्री में वापस जाती जहाँ पर उसके मम्मा पापा जो हैं उनका वेट कर रहे थे ताकि वो उनको हेल्प कर सकें। But she refused to take the easy way out. Her husband has always stated that he wished all his children to be educated in English schools, and my mother was determined to carry out the wishes of her dead husband. पर उन्होंने ये आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने चुना कि वो हमारे लिए लड़ेंगी, और मेरे जो फादर हैं वो हमेशा ये चाहते थे कि हम सभी बच्चे जो हैं वो एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, अच्छे से एजुकेट हों, और मेरी मम्मा ने उनकी ये विश पूरी करने का फैसला कर लिया था। It was in Llandaff when I was 6 years old that went to school a kindergarten. In 1925, when I was just 9, I set out for boarding school called St. Peter's. At St. Peter's, Sunday morning was letter writing time. अब मैं लैंडफ में था जब मैं 6 इयर्स का था, और मैं स्कूल जाना शुरू किया किंडरगार्टन में 1925 में। मैं 9 इयर्स का हो गया था और मुझे एक बोर्डिंग स्कूल सेंट पीटर्स के नाम में भेज दिया गया था। सेंट पीटर्स में संडे मॉर्निंग को एक लेटर राइटिंग टाइम होता था। At 9 o'clock, the whole school had to go to their desk and spend 1 hour writing the letter home to their पेरेंट्स। अब संडे को उनका एक रूल था कि सभी 9 बजे अपनी डेस्क पर जाकर अपने पेरेंट्स के लिए 1 घंटे तक अपना एक लेटर फ्रेम करेंगे जो कि उनके पेरेंट्स को भेजा जाएगा। फ्रॉम दैट वेरी फर्स्ट संडे एट सेंट पीटर्स यूनिट, द डे माई मदर डाइड 32 years later, I wrote to her once a week, sometimes more often. Whenever I was away from home, I wrote to her every week from St. Peter's, and every week from my next school, Repson, and every week from Dar es Salaam in East Africa, where I went on my first job after leaving school, and then every week during the war, and Kenya and Iraq and Egypt when I was flying with the RAF. तो उसने बताया कि वो चाहे कहीं भी हो, किसी भी कोने में हो, वो अपनी मम्मा को हमेशा से ही लेटर लिखता था। चाहे वो सेंट पीटर स्कूल हो, चाहे वो उसकी जॉब का फर्स्ट डे हो, चाहे वो वॉर चल रहा हो या कुछ भी रीजन हो, वो अपनी मम्मा को हमेशा एक लेटर। माई मदर फॉर अ पार्ट kept every one of these letters, binding them carefully in neat bundles with green tape, but this was her own secret. अब उसकी जो मम्मा थी वो उन सभी लेटर्स को बचा कर रखती थी, एक साथ बाइंड करके, ग्रीन टेप से बाइंड करके अपने पास रखती थी, पर ये सीक्रेट सिर्फ उन्हीं को पता था। She never told me that she was doing it. In 1957, when she knew she was dying, अब उन्होंने अपने उस बेटे को भी कभी नहीं बताया कि वो ये सब कर रही हैं, उसके लेटर्स को स्टोर करके रखती हैं। इन 1957 के आसपास जब वो मर रही थी, when she was dying, I was in a hospital in Oxford having a serious operation and was unable to write to her. अब मैं तब एक हॉस्पिटल में था, एक ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल में, सॉरी हॉस्पिटल में था ऑक्सफोर्ड में, जिसमें मैं एक सीरियस ऑपरेशन कर रहा था, और मैं मम्मा को उस टाइम लेटर जो है वो नहीं लिख पाया। सो शी हैड अ टेलीफोन स्पेशली इंस्टॉल्ड बिसाइड हर बेड इन ऑर्डर दैट शी माइट हैव वन लास्ट कॉन्वर्सेशन विद मी। और इसी स्पेशल ओकेजन के लिए मेरी मम्मा ने स्पेशली एक फ़ोन जो है वो अपने टेलीफोन जो है मैं अपने बेड के साइड वाली टेबल पर इंस्टॉल करवाया था ताकि वो लास्ट टाइम पर मेरे साथ एक कॉन्वर्सेशन कर सके। She didn't tell me she was dying, nor anyone else for the matter, because I was in a fairly serious condition myself at the time. और उन्होंने ये किसी को नहीं बताया कि she was about to die at that time, और ये उन्होंने मुझे ही नहीं, किसी को ही नहीं बताया कि she was
इन सच अ फेयरली सीरियस कंडीशन, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं ऑलरेडी ऐसी कंडीशंस को फेस करता रहता हूँ, राइट? शी सिंपली आस्क्ड मी हाउ आई वाज बोक्ड एंड आई वुड गेट इन बेटर सून एंड सेंट मी हर लव। और उन्होंने मुझसे बहुत प्यार से बात करी, मुझे बेटर फ़ील कराया और मुझे बहुत सारा प्यार भी उस फ़ोन कॉल पर दिया। आई हैड नो आइडिया दैट शी वुड डाई द नेक्स्ट डे, बट शी न्यू ऑल राइट एंड शी वांटेड टू रीच आउट एंड स्पीक टू मी फॉर द लास्ट टाइम। कि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी मम्मा जो है वो बनने वाली है, बट उन्होंने मुझे ये बिल्कुल भी फ़ील नहीं कराया लास्ट उस कॉल पे, और उन्होंने मुझसे नॉर्मली बात करी जैसे वो यूजुअली बात करती हैं। When I recovered and went home, I was given this vast collection of my letters, also neatly bound with green tape, more than 600 of them altogether, dating 1925 to 1945। जब मैं घर गया तब मुझे पता चला कि वहाँ पर मेरे लेटर्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, जो कि ग्रीन टेप से इकट्ठा करके रखा हुआ है मेरी मम्मा ने, और उसमें मोर देन 600 लेटर्स जो है वो इकट्ठे रखे हुए हैं, जिनमें 1925 से 1945 डेट तक के सारे लेटर सीरीज में लगे हुए थे। Each one in its original envelope with the old stamp still on them. It was awfully lucky to have something like this to refer to in my old age. हर एक लेटर जो है वो अपने ओरिजिनल एनवेलप में अपने स्टैम्प्स के साथ वहीं पर रखा था, और मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे ये सब चीज़ें देखने को मिली, सो दैट मैं अपने ओल्ड एज में जाकर ये रेफर कर सकूं, राइट? सो दिस वाज द स्टोरी व्हिच वाज written by Rodhar. That was the chapter. I hope you all learned something from this. So thank you so much and have a great day ahead.